वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया। इजलास में वज़ीर आज़म की तश्कील करदा मुशावरती कमेटी ने तवानाई प्लान पर कायम कमेटी रिपोर्ट पेश की। तवानाई बचत प्लान पर सूबों से होने वाली मुशावरत पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीर आज़म का तवानाई की ज़रूरियात और वसाइल का इस्तेमाल बेहतर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाना तौहीन अदालत में आता है। इतना सा शहर है जिसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं कि हुकूमत की तरफ देखे। इलेक्शन कमीशन ने आजादाना इलेक्शन करवाने होते हैं। सीडीए के पास कोई इख्तियार नहीं कि लोकल गवर्नमेंट के फंड इस्तेमाल करे। 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। उनका कहना है कि मुश्किल हालात जरूर हैं लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार ने कहा कि लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया गया है, जिसके बाद कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भंवर में आ चुका है, जिससे निकलना है। संगीन मसाइल हैं लेकिन हमें इनका हल निकालना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि तवील अरसे की टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाना इंतहाई अहमकाना सोच है। मुल्क का बहरान मुआशी से कहीं ज्यादा सियासी है। इमरान खान को रोकने के लिए इस तरह की स्कीमें बनाना मुल्की मफाद के पसपुश डालने के मुतरादिफ है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। हम इस किस्म के टेक्नोक्रेट हुकूमत की मुज़ाहमत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। अपने बयान में उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है, हम कैसे इनसे राब्ता कर सकते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि अगर ये मुल्क की कोई खिदमत करना चाहते हैं तो फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दे। हर दिन के आगाज मुआशी मैदान में एक बुरी खबर से होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लाखों खानदान वाबस्ता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर है। पंजाब में धुंध का राज, अहम शाहराहें बंद जबकि ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। मोटरवे तर्जुमान के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना साहिब, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मूमिन तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से समरियाल तक बंद कर दी गई। जीटी रोड पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गंदम और सरकारी आटे की दीगर सूबों में महंगे दामों स्मगलिंग के बाइस पंजाब में आटे का बहरान संगीन हो गया, जबकि चक्की का आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पंजाब के सरकारी आटे की इजाफी रकम पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग का इंकशाफ आया है और यह भी बताया गया कि 1295 रुपए वाला सरकारी खरा 2400 रुपए में स्मगल हो रहा है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3488 टेस्ट किए गए, जिनमें से 26 मरीजों में वबा की तशखीस हुई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 0.75% रही। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में आलमी वबा से कोई हलाकत नहीं हुई, जबकि अभी भी 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर बन गए। सरफराज अहमद ने यह एहसास न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे कराची टेस्ट में हासिल किया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 50 मैचेस में 2743 रन बना लिए हैं, जिसमें 3 सेंचुरियां और 19 हाफ सेंचुरियां हैं।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल माज। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी कबीना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करता मुशावरती कमेटी ने तवानाई प्लान पर कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश की है। तवानाई बचत प्लान पर सूबों से होने वाली मुशावरत पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ब्रीफिंग दी। पावर डिवीजन के हुकाम ने कबीना की तवानाई प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह किया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि काबिल तजदीद है और सस्ते तवानाई ज़राए पर इन्हिसार वक्त की अहम ज़रूरत है। तेल और गैस का सालाना दरामदी बिल 27 अरब डॉलर है, जबकि मुल्क का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि 30 साल के दौरान तवानाई के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं की गई। बिजली गैस पर इन्हिसार को कम करने के तरीके ढूंढना होंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क के मुआशी मसाइल के हल के लिए कोशा है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई की ज़रूरियात और वसाइल का इस्तेमाल बेहतर करने की हिदायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इतना सा शहर है जिसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं कि हुकूमत की तरफ देखे। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना इलेक्शन करवाने होते हैं। सीडीए के पास कोई इख्तियार नहीं कि लोकल गवर्नमेंट के फंड इस्तेमाल करे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को करवाने की पीटीआई अपील पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने से इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने में दिलचस्पी नहीं रखता। ये बताएं, क्या वफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? हम क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटर की पावर को मुअत्तल कर दें। एडमिनिस्ट्रेटर लोकल गवर्नमेंट का फंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ना पिछली हुकूमत ना ही ये हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहती है। यूनियन कौंसल्स की तादाद 125 जो कि वो 250 करते कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था, फिर भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया कि 3 चेयरमैन और 50 मेंबर्स बगैर इलेक्शन मुंतखब हो चुके हैं, जिस पर फाजिल जज ने कहा जो बगैर इलेक्शन मुंतखब हुए उनका ये स्टेटस है। 2 साल से इस शहर को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया गया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने कैसे लिख दिया कि हाई कोर्ट ने हिदायत की थी इलेक्शन मुलतवी करने की। क्या इस सूरत हाल में हम इंतखाबात करवाने का हुक्म दे सकते हैं? वफाकी हुकूमत केस अंडरटेकिंग देगी जो पहले सुप्रीम कोर्ट भी दे चुके। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि तलागंग को जिले का दर्जा देकर अपना वादा पूरा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब से तलागंग से ताल्लुक रखने वाले MPA हाफिज अमार यासिर ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स तलागंग के लिए अराजी मुंतकली का नोटिफिकेशन MPA हाफिज अमार यासिर के हवाले किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तलागंग में महकमा ज़राअत की अराजी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के लिए ट्रांसफर की गई है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तलागंग को जिला का दर्जा देकर वादा पूरा किया है। तलागंग डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के लिए जल्द तामीराती सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। अवाम की सहूलत के लिए शहर के वस्त में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था कि तलागंग के लोग मेरे अपने हैं, इनके लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ।
آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات مؤخر ہونے پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات مؤخر کیے جانے کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات مؤخر ہونے پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے کورٹ رپورٹر ارسلان سے۔ جی ارسلان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں جو ہے وہ مسترد کر دیا، انہیں جو ہے بالکل سسپینڈ وہ نہیں کروائے تھے۔ اس کے حوالے سے جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا تھا، تو اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ان دونوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ عدالت کے اندر اس فیصلے کو چیلنج کریں گے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروائیں گے۔ بیسیکلی بلدیاتی انتخابات نہ کروانا یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ کابینہ کی طرف سے بل منظور ہو گیا تھا جس میں جو اسلام آباد کی جو ٹوٹل یوزز ہیں اس کی تعداد بڑھا کے 125 تک کر دی گئی تھی۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ موقف تھا کہ ابھی جو نئی قانون سازی ہوئی ہے نہیں ہو سکے تو ان کو پوسٹ پون کر دیا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس فیصلے کو چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کے بعد انہوں نے اپنا یہ نقطہ نظر رکھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس فیصلے سے روکا جائے اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو آج عدالت کے اندر جو اہم سماعت ہوئی، اس سماعت کے اندر عدالت نے انتہائی اہم اور بڑا فیصلہ دیا ہے۔ انٹرا کورٹ اس اپیل کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دو ججز نے اس کیس کی سماعت کی، تو انہوں نے اس کیس کے اندر جو اپنا جو انتہائی اہم تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی یہ درخواست جو کہ انٹرا کورٹ کے اندر تھی، اس اپیل کو مسترد کر دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد چونکہ جو پاکستان تحریک انصاف گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو قرار دیں، تو اس بات کو عدالت نے نہیں مانا۔ اور شکریہ ارسلان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ یہ بات وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا ہے کہ مشکل حالات ضرور ہیں لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد کوئی ڈالر تو کوئی سونا خرید رہا ہے۔ ٹوڈے ریچ اسٹیج کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، اور ہم ایک جگہ پہ اپنے آپ کو یعنی تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دوز ایڈونچرز، دوز بیڈ ایکسپیریمنٹس کہ جہاں آج ہم کھڑے ہو گئے۔ تو پاکستان آئی آلویز بلیو پاکستان ہیز اے بیوٹیفل فیوچر، اور پاکستان ہیز ریزیلینس ان اٹس اکانومی، لیکن یہ we all have to work towards that direction۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان didn't deserve۔ تو ابھی ہم روز سنتے ہیں، میں پچھلے قریباً 3 مہینے ہوئے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے، ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا، جی ڈیفالٹ ہوگا۔ اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ there is no chance that Pakistan will default۔ انشاءاللہ پاکستان will survive۔ we are managing۔ ہاں ٹائٹ پوزیشن ضرور ہے، وہ 24 بلین کے ریزرو نہیں ہے جو 2016 میں ہم لے کے گئے تھے، but that is not حکومت fault، that is not my fault۔ the fault is in the system and we must ensure کہ پاکستان کو سب آگے لے کے چلیں۔ پاکستان آگے جا سکتا ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا۔ میں ہوں نہ ہوں، آپ ہوں نہ ہوں، پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر۔ اور اگر ہم مل کے انشاءاللہ ابھی بھی کریں گے، پھر شروع ہو گیا ایک ریٹورک کہ یہ بانڈ پے نہیں ہوگا۔ اچھا جی بانڈ پے نہیں ہوگا، اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی۔ بانڈ پے ہو گیا، ابھی پھر وہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں دے کیپ کمنگ، وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے ہیں۔ لیٹ بی کانشیس، آپ ان کی بات سنیں، آپ ڈسیمینیٹ کریں انفارمیشن کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ I can take anybody into any discussion
کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹی پالیٹکس کے لیے, ہم پیٹی اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ہم ملک کو نقصان دے رہے ہیں. مجھے ہماری کتنی ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی؟ 72%. when I left it was 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. امریکہ کی 110% ہے, جاپان کی 257% ہے, یو کے کی آفٹر کووڈ 101% ہے. آئی کین گیو یو ڈیولپڈ کنٹری کا ڈزن آف کنٹریز جن کی 100 سے اوپر ہے. لیکن وہاں تو میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ آ کے ہر وقت یہ الاگ راپے کہ جی ہم مشکل میں ہیں, ہم ڈیڈ ٹریپ میں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم اپنے ورس اینیمی خود ہیں. ہمیں چاہیے کہ, اور آپ کا ایک بڑا رول ہے, آپ اپنے بزنس کے علاوہ کچھ ٹائم ایلوکیٹ کریں پاکستان کے لیے. ہم ماشاءاللہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہی. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے, ہم کیسے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بلاول ہمیں پارلیمنٹ میں آنے کی دعوت نہیں دے سکتے, یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ کٹ پتلی کو آخری وارننگ ہے, وہ پارلیمان میں آ کر بیٹھے, نیب اور الیکشن اصلاحات کا حصہ بنے. پی ایچ اے کے میپل ٹری پلانٹیشن مہم شہر میں جاری. سینٹ جونز پارک میں شجر کاری مہم کے تحت سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تصدق حسین جیلانی نے پودا لگایا. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پی ایچ اے کے میپل ٹری پلانٹیشن مہم شہر بھر میں جاری ہے. سینٹ جون پارک میں شجر کاری مہم کے تحت سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تصدق حسین جیلانی نے پودا لگایا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے سلمان شاہ. جی سلمان, آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل, پی ایچ اے کی میپل ٹری پلانٹیشن مہم شہر بھر میں جاری ہے. سینٹ جونز پارک میں شجرکاری مہم کے تحت سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تصدق حسین جیلانی نے پودا لگایا. جسٹس جواد الحسن لاہور ہائی کورٹ, سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شیخ مامون رشید, سابق آئی جی مرزا شمس الحسن اور آرکیٹیکٹ عزیز الحق نے بھی پودا لگایا. شجرکاری مہم میں انچارج زون 2 جوید احمد نے بھی شرکت کی. سینٹ جونز پارک میں 20 سے زائد میپل کے 10 سے 15 فٹ کے دستوں کی شجرکاری کی جا رہی ہے. میپل کے دستوں کی شجرکاری کے بعد ملک کو سلامتی و استحکام کے لیے دعا بھی کی گئی. پی ایچ اے فضائی آلودگی اور اسموگ کے خاتمے کے لیے شہر بھر میں شجرکاری کر رہا ہے. جی شکریہ سلمان, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ طویل عرصے کی ٹیکنوکریٹ حکومت بنانا انتہائی احمقانہ سوچ ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں فواد چودھری نے کہا کہ ملک کا بحران معاشی سے کہیں زیادہ سیاسی ہے. عمران خان کو روکنے کے لیے اس طرح کی اسکیمیں بنانا ملکی مفاد کو پس پش ڈالنے کے مترادف ہے. فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ ملکی مسائل کا واحد حل الیکشن ہے. ہم اس قسم کی ٹیکنوکریٹ حکومت کی مزاحمت کریں گے. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں عمران خان کو اسمبلی بلا کر معاشی تباہی میں شریک کرنا چاہتی ہیں. کیئر ٹیکر پر سوچ بچار شروع ہو گئے ہیں. کشتی ڈوب رہی ہو تو اسٹیبلشمنٹ خاموش نہیں رہ سکتی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری پیغام میں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ 13 پارٹیاں اور ان کے ہم نوا عمران خان کو زبردستی دھمکی سے اسمبلی بلا کر معاشی تباہی میں شریک کرنا چاہتے ہیں. مشرق اور مغرب دونوں طرف سرحدوں پر حالات خراب ہو رہے ہیں. کشتی ڈوب رہی ہو تو اسٹیبلشمنٹ خاموش نہیں رہ سکتی. انہوں نے کہا کہ یہ غیر ملکی سازش کے ذریعے ہم پر فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں. کیئر ٹیکر پر سوچ بچار شروع ہو گیا ہے. سنگین معاشی حالات قومی سلامتی کا مسئلہ بن گئی ہیں. 260 کا ڈالر اور 150 روپے کلو آٹا مل رہا ہے. غریب کدھر جائے گا؟ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ 22 کروڑ کا ملک چلانے کے لیے خزانے میں 20 دن کے زر مبادلہ کے پیسے بھی نہیں. جس ملک میں ٹریول ایڈوائزری جاری ہو جائے وہاں سرمایہ کاری خاک ہوگی. یہ بے نظیر کی برسی پر بلاول کی تقریر عمران خان سے شروع اور عمران خان پر ختم ہوئی.
اب آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف تحریک انصاف کے وفد سے آج ملنے کو تیار ہیں، مگر پی ٹی آئی کی جانب سے ملنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کو فون کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے عامر ڈوگر سے فون پر کہا کہ ملاقات کے لیے اپنے چیمبر میں موجود ہوں۔ عامر ڈوگر نے انہیں جواب دیا کہ پی ٹی آئی کا وفد کل ملاقات کے لیے آئے گا۔ اس سے قبل پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے ارکان اسمبلی کے استعفوں پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا تھا۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ یہ ملک کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر الیکشن کا اعلان کر دے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ ہر دن کا آغاز معاشی میدان میں ایک بری خبر سے ہوتا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے لاکھوں خاندان وابستہ ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہی کے دہانے پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن گھروں میں بھوک کا راج ہے وہ ان سازشوں کی جھولی بھر کر دعائیں دے رہے ہیں۔ اگر یہ ملک کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر الیکشن کا اعلان کریں۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 9 مئی اور 5 جولائی کو جاری کردہ ہدایت اور زر مبادلہ کے سخت قواعد و ضوابط کو مخصوص شعبوں کے لیے نرم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ کے مجاز ڈیلرز کو جاری کردہ ای پی ڈی سرکولر لیٹر نمبر 20 کے تحت گاڑیوں کے پرزاجات آلات سمیت فیول اور انرجی سیکٹر کے پرزاجات، مشینری اور کمپوننٹس، الیکٹرانک اور الیکٹرک پرزاجات کی درآمد کے لیے اسٹیٹ بینک کی پیشگی منظوری کی شرط ختم کر دی۔ گاڑیوں کے پرزاجات اور سی کے ڈی کے درآمد کے لیے اسٹیٹ بینک کی پیشگی منظوری کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ زر مبادلہ کے مجاز ڈیلرز کو ایچ ایس کوڈ چیپٹر 84، 85 اور 87 کے تحت درآمد کی جانے والی اشیاء کے لیے اجازت نہیں لینی ہوگی۔ زیر التواء درخواستیں ڈیلرز کو واپس کر دی جائیں گی۔ مرکزی بینک نے کہا کہ زر مبادلہ کے مجاز ڈیلرز انتہائی ضرورت کی اشیاء کو ترجیحاً زر مبادلہ فراہم کریں۔ اشیاء خوراک، گندم، خوردنی تیل، ادویات کے خام مال، جان بچانے والی ادویات اور طبی اور سرجری آلات کو ترجیح دی جائے۔ پیٹرولیم سیکٹر، آئل، گیس اور کوئلے کی درآمد کو ترجیحاً زر مبادلہ فراہم کیا جائے۔ پیٹرولیم سیکٹر کی درآمدات کے لیے میرٹ آرڈر پر عمل کرنا ہوگا۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کے خام مال، ان پٹس، اسپیئر پارٹس کو بھی ترجیح دی جائے۔ زرعی شعبہ کی بحالی کے لیے بیج، کھاد اور زرعی ادویات کی درآمد کو بھی دیگر اشیاء پر ترجیح دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 365 روز سے زائد مدت کے مؤخر ادائیگیاں سسٹر یا پیرنٹ کمپنیوں سے درآمد کرنے والوں، پروجیکٹ لون اور ایکٹیوی کے شکل میں زر مبادلہ کا بندوبست کرنے والے امپورٹرز کسی تاخیر یا پیشگی اجازت کے بغیر درآمد کے لیے زر مبادلہ حاصل کر سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے یہ بھی کہا کہ نئے ایکسپورٹرز یونٹس کو بھی ترجیحی بنیادوں پر زر مبادلہ مہیا کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ کے مجاز ڈیلرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ زر مبادلہ مارکیٹس اور کسٹمرز کے رسک کو مدنظر رکھتے ہوئے زر مبادلہ کی درخواستیں پروسیس کریں۔ ان ہدایات کا اطلاق 2 جنوری 2023 سے ہوگا۔ مشیر داخلہ و اطلاعات پنجاب حکومت عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ شریف زرداری گینگ معاشی دہشت گردوں کا گروہ ہے۔ مشیر داخلہ و اطلاعات عمر سرفراز چیمہ نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شریف زرداری گینگ نے اپنی اربوں کی چوری معاف کروا کر دوسروں کے لیے بھی کرپشن کا راستہ کھولا۔ شریف زرداری گینگ نے آئین و قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آئین اداروں کی ساکھ کو تباہ کیا۔ یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ بجلی شارٹ فال میں اضافے کے باعث غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شارٹ فال 4321 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 9189 میگا واٹ ہے، جبکہ کل 13500 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ پن بجلی سے 500 میگا واٹ، سرکاری تھرمل پاور پلانٹ سے 1000 میگا واٹ، نجی بجلی گھروں سے 5555 میگا واٹ، شمسی توانائی سے 32 میگا واٹ، باگس سے
42 मेगावाट, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से 2050 मेगावाट बिजली पैदा हुई। तलब और रसद में खलीज के बाइस मुल्क के शहरी इलाकों में 4 घंटे, जबकि दही इलाकों में ये दौरानिया ज्यादा है। मंगला डैम के 8 यूनिट बंद। पनबिजली की पैदावार 1.8 मिलियन यूनिट योमिया तक महदूद हो गई। मुल्क में पनबिजली की पैदावार में रिकॉर्ड कमी आ चुकी है। मंगला पावर हाउस से पैदावार 1000 मेगावाट से कम होकर 18 लाख यूनिट्स योमिया तक आ गई। धुंध के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध का राज बरकरार है, जिसके बाद अहम शाहराहें बंद हैं, जबकि ट्रेनें भी कई घंटे ताखीर का शिकार हो गई और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। मोटरवे तर्जुमान के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना साहिब तक बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दी गई। GT रोड्स पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। रोड यूजर्स को हदायत की गई कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मजीद मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। इसके अलावा धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुतासिर है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से आने वाली 4 परवाजों को इस्लामाबाद उतार दिया गया। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में इजाफा होने लगा है, जबकि 24 घंटों में 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3488 टेस्ट किए गए, जिनमें से 26 मरीजों में वबा की तशखीस हुई। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 0.75% रही। NIH के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में आलमी वबा से कोई हलाकत नहीं हुई, जबकि अभी भी 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गंदम और सरकारी आटे के दीगर सूबों में महंगे दामों स्मगलिंग के बायस पंजाब में आटे का बहरान संगीन हो गया, जबकि चक्की का आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पंजाब के सरकारी आटे की इजाफी रकम पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग का इंकशाफ सामने आया है और यह भी बताया गया है कि 1295 रुपए वाला सरकारी थैला 2400 रुपए में स्मगल हो रहा है। पंजाब से आटे की दीगर सूबों में स्मगलिंग के बायस सूबे भर में आटा गायब हो गया, जबकि लाहौर में चक्की के आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बहरान के बायस लाहौर में चक्की का आटा 140 रुपए फी किलो, जबकि 10 किलो का थैला 1400 रुपए और 20 किलो का थैला 2800 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। डॉलर के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर के महंगे होने का सफर ताहाल जारी है। आज सुबह कारोबार के आगाज में भी डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में आज डॉलर 35 पैसे महंगा होने के बाद 226 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स में 47 पॉइंट्स कम होने के बाद 39,755 पर आ गया है। अब आपको बताएं कि रिकवरी जमा ना करवाने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिकवरी की जाए। सेक्रेटरी टैक्सेस ने कहा कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज का ऑडिट तरजीही बुनियादों पर किया जाए। सरकारी वाजिबात अदा ना करने वाले शहरियों को पहले मरहले में नोटिस दिए जाएंगे और फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में जाएं और रिकवरी के अमल को यकीनी बनाए। रेवेन्यू अफसरान और सब रजिस्ट्रार टैक्सेस की रिकवरी को यकीनी बनाए। सरकारी वाजिबात की वसूली करना अहम जिम्मेदारी है, गफलत ना बरती जाए। सेक्रेटरी टैक्सेस तासिर अहमद की ज़ेर सदारत सरकारी वाजिबात की वसूली के हवाले से इजलास में चीफ इंस्पेक्टर स्टैंप मुख्तलिफ अजला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। रावलपिंडी इंडस होम और तड़प के चेयरमैन सबा गुल ने रोज ट्रांसजेंडर से कत्ल करने पर भरपूर मजम्मत की है। जिस ट्रांसजेंडर को कत्ल किया गया उसका मुलजिम अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। सबा गुल ने DPO बहावलपुर से मुतालबा किया कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए, वरना हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। इस हवाले से सबा गुल और लुबना ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। इंडस होम और तड़प के प्रेसिडेंट इस्लामाबाद से आज जो मैं इस चैनल पे यानी कि जो मैसेज और पैगाम देने जा रही हूँ
वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की एजेंसियों को, बालादरान जितने भी इदारे हैं मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर जब तक ना इंसाफियाँ और मैशतियाँ ख़त्म नहीं होंगी तो पाकिस्तान का हर शहरी इसी तरीके से वो कत्लेआम होता रहेगा और कब्रिस्तान में वो चलता रहेगा। मेरी लिहाजा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील है, ख़ास करके जनूबी पंजाब में यानी कि भावलपुर में एक ट्रांसजेंडर का जो कत्ल किया गया है बेदर्दी से, वो कत्ल की वजूहत क्या थी मैं आज हकीकत बताने वाली हूँ। यानी कि शेबी नाम का जो लड़का था, उस लड़के ने उस ट्रांसजेंडर से मुतालबा किया और उसे डिग्रेड किया, उसे परेशान किया देने के लिए, उसके साथ करने के लिए। तो वो ट्रांसजेंडर नहीं माना, ना मानने की सूरत में उस ट्रांसजेंडर को मौत की मुंह में खाड़ा गया। कब तक हम यानी कि इन ट्रांसजेंडरों की आवाज़ बने रहेंगे, कब तक हम आप लोगों के आगे चीमते रहेंगे, कुर्लाते रहेंगे। खुदारा आपके घरों में भी ऐसी औलाद पैदा हो सकती है। सबसे पहले तो मैंने ये कहा था, माँ बाप की तरबियत से शुरू हुई और ज़मीन पे चलने वाली कीड़ी से शुरू हुई, हाथी तक पहुंची। अभी तक आप लोग हमारी आवाज़ को नापसंद करते हैं या सुनना गवारा नहीं समझते। मैं अपील करती हूँ, अगर इस ट्रांसजेंडर के कातलियों को कैफरे करदार तक ना पहुँचाया गया तो हम बहुत भारी इब्तदा में बहुत बड़ा करीब एहतजाज करेंगे, हर गवर्नमेंट के इदारे के सामने करेंगे। मैडम सबत गुल जी ने ये आवाज़ उठाई है कि इतने हमारे ट्रांसजेंडर दुनिया से जा चुके हैं कि जो कत्ल किए गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने एहतजाज किए हैं, गवर्नमेंट को अपील की है। अभी तक ये जितने भी ट्रांसजेंडर कत्ल हुए हैं, जिनके मर्डर हुए हैं, अगर उनके मुजरिम एक को भी हुकूमत ने नोटिस जारी किए थे कि जो ट्रांस के साथ ज्यादती करेगा उसका काट दिया जाएगा। ये हुकूमत का खुद बकौल कहना था। अगर किसी एक के साथ भी ये किया जाता ना तो दूसरा कोई ट्रांस के साथ ऐसी ज्यादती बिल्कुल भी नहीं करता। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है। सबा गुल को तो हम काफ़ी अरसे से जानती हैं, माशाल्लाह वो तो शुरू से खाते पीते घर की हैं। मुटियारी के शहरियों के लिए साल 2022 कैसा गुजरा और नए साल में क्या उम्मीदें रखते हैं? साल 2022 महंगाई के शिकवे और सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरीन की मुश्किलात अभी तक कम ना हो सकी और नया साल 2023 में कुछ नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। देखते हैं मुटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, जैसे कि साल 2022 अपने इख्तिताम पर पहुंचा है, साल 2023 का आगाज़ होने वाला है, तो आज हम मटियारी के अवाम से बात करेंगे कि वो साल 2022 को किस तरह से देखते हैं और साल 2023 में क्या उम्मीदें रखते हैं। 2022 साल बहुत दुख वाला गुजरा है, सैलाब आया, पानी आया। 2023 इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। इसमें बहुत महंगी थी कसम से, इसमें अभी गुजारा नहीं हो सकता है। अब ये ॾाढो ॾुखियो गुज़रियो, ॾाढी महांगाई थियो, गरीब तो ॾाढो परेशान थियो, मींहं वसी विया, फसल तबाह थिया माण्हुनि जा, ॾाढो बेकार गुजरियो। 23 में अल्लाह खैर करे। बहुत मुश्किल गुजरा है, महंगाई ने हमारी हड्डियां तोड़ दी हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह उनको हिदायत दे। बस जो भी आता है बस अपने लिए आता है, आवाम की कुछ किसी को भी परवाह नहीं है। परेशान थिया बेघर थी, आज घर खपा हाल ॾाढो ॾुखियो गुज़रियो। उमेदूं रखूं था अॼु हाणे अलाह साईं महिरबानी थिए त करे सघे थो, न त असांखे का उमेद कोन्हे कंहिंमें बि। ॾुखियो साल गुज़रियो आहे, हंधि टपड़ कोन्हे, ग़रीब माण्हू आहियूं, ॿुॾी वियूं, फसल ॿुॾी विया, तबाह थी वियासीं। 23 में हाणे छा करियूं, कहिड़ी कंहिं ते गिला करियूं। हाणे 23 में इहे ई हाल हूंदा। ॾुखियो गुजरियो, खुदा खैर करे को पंहिंजो रब रहम करे। नाज़रीन, मटियारी के शहरियों ने साल 2022 से इंतहाई मुश्किल और बड़ा कठिन करार दे दिया। साल 2022 में जो है महंगाई और सैलाबी पानी का जो तूफान आया था उसमें काफ़ी लोग जो है बेघर थे। तो मटियारी के शहरियों ने साल 2023 में भी कोई खास उम्मीद नहीं रखती। उम्मीदों पर दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर गंगाराम हस्पताल के वॉशरूम से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद।
पुलिस ने लाश तहवील में ले ली, जबकि मकतूल की शनाख्त काशिफ के नाम से हुई। लाश अस्पताल के वॉशरूम तक कैसे पहुंची, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मजीद इस हवाले से जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखें, ये सिविल लाइन का इलाका है, गंगाराम अस्पताल, उसके वॉशरूम से एक नौजवान की लाश बरामद हुई है जो कि तशद्दुद लाश थी ये, और ये पुलिस ने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन लम्हे फिक्रिया ये है कि अस्पताल इंतजामिया को इस बात का इल्म ही नहीं कि यहाँ पर तशद्दुद लाश कौन छोड़कर चला गया, जिस पर जो है वो पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और कुछ डॉक्टर्स को जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया है, जिस तरह से वार्ड इंचार्ज जो रात के ड्यूटी करते थे उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। पुलिस की जानिब से तमाम लोगों को बुलाया गया है और तफ्तीश जारी है। अगर नौजवान की बात की जाए तो वॉशरूम के अंदर इसकी लाश मिली थी और ये खून में लथपथ थी, और कहना ये था कि इसके बाजू पे कोई जख्म था, लेकिन बाद में देखा गया कि उसके जिस्म के ऊपर भी जो है वो तशद्दुद निशानात पाए गए हैं। अभी ताहाल पुलिस जो है वो तफ्तीश में मसरूफ है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई गई। और एसपी सिविल लाइन से जब मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार करेंगे। ताहाल तमाम कैमरे की जो फुटेज हासिल कर ली गई है और डॉक्टर्स को भी जो है वो शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, क्योंकि अस्पताल जो है वो एक लाहौर का बड़ा अस्पताल है गंगाराम, जहाँ पर वॉशरूम के अंदर पहले जो है वो नौजवान को कत्ल किया गया, उसके बाद उसकी लाश वॉशरूम में जो है वो कातिल छोड़ के फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि एसपी सिविल लाइन का ये भी कहना था कि मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें आगाह किया। और आपको बताएं कि पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2022-23 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 37वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 24 अरब 95 करोड़ 97 लाख 26 हज़ार रुपए की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत नक़े तकर्रुर होने वाले चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर वासिफ खुर्शीद ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई, इनमें पंजाब प्रोजेक्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए 18 अरब 98 करोड़ 10 लाख रुपए, आबाद के जरिए पंजाब बारानी ट्रैक्ट में इंटीग्रेटेड फार्म्स डेवलपमेंट के लिए 1 अरब रुपए दी गई। गुल फॉरेस्ट पार्क के क़याम के लिए 55 करोड़ 96 लाख 68 हज़ार रुपए, जिला डीजी खान में मठावन हिल टोरेंट के इंतजाम के लिए 3 अरब 31 करोड़ 72 लाख 6 हज़ार रुपए और जिला राजनपुर में चर्चिल हाल टोरेंट के सैलाबी पानी के इंतजाम के लिए 1 अरब 10 करोड़ 18 लाख 52 हज़ार रुपए शामिल है। इजलास में PNG बोर्ड और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। अमरीका में यख बस्ता हवाओं और शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गया। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 70 तक जा पहुंची है। रियासत न्यूयॉर्क के एरी और नियाग्रा काउंटीज में 34 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाकों में आज मजीद 9 इंच बर्फ पड़ने का इम्कान है, जबकि मगरबी इलाके पहले ही 4 फुट बर्फ तले दबे हुए हैं। बर्फबारी की वजह से हुकाम ने न्यूयॉर्क के शहर में लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है। शहर का हवाई अड्डा आज भी बंद रहेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत न्यूयॉर्क में 1.25 लाख घरों को अब भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। रियासत न्यूयॉर्क में फेडरल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। जुमे से अब तक मनसूख परवाजों की तादाद 16,000 से जायद हो गई। अमरीका में कोरोना दौर की बॉर्डर पॉलिसी बरकरार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने नकल मुकानी करने वालों को फौरी मुल्क बदली की हिमायत कर दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुतारिफ कराई गई तब्दीली को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया है। टाइटल 42 अमरीकी इंतजामिया को इस बात की इजाज़त देता है कि ऐसे ममालिक जहां से आने वालों के जरिए अमरीका में कोरोना फैलने का खदशा हो, इसे नकल मुकानी करने वालों को फौरी तौर पर मुल्क बदल कर दिया जाए। पॉलिसी के मुताबिक ऐसे नकल मुकानी करने वालों को अमरीका में सियासी पनाह लेने का मौका भी नहीं दिया जाता। बात करें क्रिकेट की तो कराची में खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे रोज के खाने के वक्फे तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 245 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 193 रन दरकार हैं। न्यूजीलैंड की दूसरी विकेट 231 रन पर गिर गई। टॉम लैदम को इब्रार अहमद ने 113 रन पर आउट किया, जबकि पहली विकेट 183 रन पर गिरी थी जब डेवॉन कॉनवे 92 रन पर आकर आउट हुए थे। उनकी विकेट नुमान अली ने हासिल की थी। ब्लैक कैप्स की तरफ से तीसरे रोज का खेल आगाज टॉम लैदम और डेवॉन कॉनवे ने किया।
न्यूजी लैंड ने पहली विकेट पर ही दूसरे दिन का इख्तिताम तक 165 रन बना लिए थे। डेवॉन कॉनवे 82 और टॉम लेदन ने 78 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर बन गए। सरफराज अहमद ने यह एजाज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे कराची टेस्ट में हासिल किया है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट की पहली इनिंग्स में 86 रन की इनिंग्स खेली थी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 50 मैचेस में 2743 रन बना लिए हैं, जिसमें 3 सेंचुरियां और 19 निस सेंचुरियां भी शामिल है। इससे कबल ये एजाज कामरान अकमल के पास था। उन्होंने 53 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 2648 रन बनाए थे। इस फहरिस्त में मोइन खान, इम्तियाज अहमद और राशिद लतीफ भी शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।